हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। तो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म इन रशिया एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कैसे अक्टूबर रेवोल्यूशन ने रशिया में एक नई क्रांति लाई, जहां ज़ारिस्ट रूल खत्म हुआ, बोल्शेविक ने पावर संभाली। लेकिन क्या रेवोल्यूशन के बाद रशिया सच में बदल गया था? क्या लोगों की जिंदगी वाकई बेहतर हो गई थी? और क्या लेनिन की नई पॉलिसीज, नए रूल सच में लोगों के वेलफेयर के लिए थी? तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे कि आखिर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंज हुआ, सच में हुआ भी या नहीं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ये सिंपली एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद के चेंजेस के बारे में, जो कि रशिया की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुए। क्या हुआ देखो, अक्टूबर 1917 का जो रेवोल्यूशन था, इसने रशिया के पुराने सिस्टम को बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। जब प्रोविजनल गवर्नमेंट फेब रेवोल्यूशन के बाद बनी थी, उसका रूल खत्म हो गया था, मोनार्की तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, और बोल्शेविक पार्टी, जिसके लीडर थे हमारे व्लादिमीर लेनिन, सारी पावर कंट्री की उन्होंने अपने हाथों में ले ली थी। दिस इज द मोमेंट, ये वही मोमेंट था जब दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश हुआ, एक ऐसी सरकार जिसमें लोगों के बीच बराबरी और समाजवाद का विचार सबसे पहले रखा गया, जहां पर सबको इक्वल माना गया, काम लोगों के वेलफेयर के लिए होने लगे थे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो अक्टूबर रेवोल्यूशन ने सिर्फ एक गवर्नमेंट ही नहीं बदली, बल्कि पूरी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सोच को भी बदल दिया था। अब रशिया में नए कानून बनने लगे थे, काम लोगों की भलाई के लिए होने लगा था, नए नए विचार और एक नए युग की शुरुआत होने लगी थी। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद नई सरकार के फॉर्मेशन को। जब बोल्शेविक्स, लेनिन ने सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था, उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई जिसका नाम था काउंसिल ऑफ पीपल कमीशनर्स, जिसके हेड थे हमारे व्लादिमीर लेनिन। ये जो गवर्नमेंट, ये जो सरकार अब बनाई गई थी, ये कोई ऑर्डिनरी गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि ये थी हमारी एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट, जहां पूरे देश का फोकस बराबरी और समाजवाद पर था। इस गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या था, मेन प्रायोरिटी क्या थी कि सबको इक्वली ट्रीट करना, सबको भाईचारे का संदेश देना, इसका मेन गोल था। इसके बाद जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, मतलब रशिया का एक नया पार्लियामेंट एस्टैब्लिश किया गया, जहां पर वर्कर्स, पीजेंट्स और सोल्जर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठा करते थे, साथ मिलकर मीटिंग किया करते थे और जो भी डिसीजन लेने होते थे वो लिया करते थे। और जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया नई गवर्नमेंट की तरफ से, वो था प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अबॉलिश करना, यानी अब जमीन, बैंक और बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथों में नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए थे। किसी तरह का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं रखा गया था, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, ये इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा था, इसीलिए इसे अबॉलिश किया गया। तो बच्चों, इस तरह अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया में एक नई सरकार, नए कानून और नई सोच की शुरुआत हुई थी। आगे समझ, आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें पॉइंट, लैंड एंड इकोनॉमी। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं लैंड और इकोनॉमी के चेंजेस के बारे में, जो कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशिया के सबसे मेजर चेंजेस में से एक थे। कैसे और क्या चेंजेस हुए, चलो देखते हैं। सबसे पहले है हमारा लैंड, जमीन, जो कि पहले राजा, महाराजा, नोबल, क्लर्जी, इन पीपल्स के पास ही होती थी, उसे अब देश की संपत्ति घोषित कर दिया गया था। यानी कि अब जमीन जो है वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं, बल्कि नेताओं की प्रॉपर्टी हो गई थी। मतलब अब उस प्रॉपर्टी पर रूल गवर्नमेंट का होगा। जो बड़े बड़े एस्टेट्स थे, नोबल फैमिलीज थी, और जो चर्च की जमीन थी, वो किसानों के बीच, पीजेंट्स के बीच में बांट दी गई थी, ताकि हर किसान जो है उसके पास एटलीस्ट अपनी खेती करने लायक तो जमीन हो ही।
हम सबको पता है लैंड्स जो है जमीन, इन पर मेहनत तो करते थे किसान, जो पीजेंट्स हैं ये उस पर मेहनत करते थे, लेकिन इसके बदले इन्हें वेजेस बिल्कुल ना के बराबर मिलती थी। इसी वजह से पीजेंट्स को अलग अलग स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ रहा था। यही बना हमारा रीजन कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो हुआ, इसके बाद लेनिन और बोल्शेविक्स ने जो ये सारी प्रॉपर्टी थी, जो ये सारी जमीन थी, ये पीजेंट्स में बांट दी थी, ताकि हर किसान के पास इतनी जमीन तो हो कि वो अपनी खेती अपनी जमीन पर कर सके और अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके। दूसरा हमारा मेजर चेंज क्या था, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में। अब जो फैक्ट्रीज का कंट्रोल था वो वर्कर्स और सोवियत्स के हाथों में दे दिया गया था। पहले क्या था, जो फैक्ट्रीज के ओनर है ना, वो लैंडलॉर्ड्स वगैरह, प्रॉपर्टी ऑनिंग रिच पर्संस, ये पूरी फैक्ट्री को कंट्रोल करते थे। किसके क्या वर्किंग आवर्स होंगे, किसकी क्या सैलरी होगी, सब कुछ यही डिसाइड करते थे। लेकिन ये चीज अब चेंज हो चुकी थी। अब जो फैक्ट्री का कंट्रोल है वो वर्कर्स, सोवियत्स वगैरह है ना, जो ग्रुप्स वगैरह बने थे, उनके हाथों में दे दिया गया था, ताकि मजदूर अपना काम और अपने फैसले खुद ले सके। थर्ड पॉइंट क्या है, बराबरी और इंसाफ पर जोर दिया गया। सबको इक्वालिटी और सबको जस्टिस मिले, इस पर फोकस किया गया। अब इक्वालिटी को प्रमोट करना है, इक्वालिटी पर फोकस देना है, इसीलिए इक्वल वेजेस यानी बराबर मजदूरी को प्रमोट किया गया। और जो वर्किंग आवर्स थे, पहले 16 से 18 घंटे तक वर्किंग आवर्स थे, उसको भी अब कम किया गया, ताकि जो मजदूर हैं उनको बेहतर जीवन, बेहतर लाइफ मिल सके। तो ओवरऑल क्या था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में लैंड और इकोनॉमी दोनों में पूरी तरीके से सिस्टम को चेंज कर दिया गया। अब सब कुछ जो भी हो रहा है वो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आया समझ? आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है हमें इसमें, सोशल रिफॉर्म्स। तो बच्चों चलिए अब समझते हैं कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स किए गए, यानी क्या सामाजिक बदलाव किए गए थे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चेंज था चर्च और स्टेट का अलग होना। क्या मतलब है, पहले रशिया में चर्च का राजनीति पर बहुत ज्यादा असर होता था। मीन्स जो चर्च के लोग थे, जो क्लर्जी, प्रिस्ट वगैरह थे, इनके पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती थी। लेकिन बोल्शेविक ने डिसाइड किया कि धर्म और सरकार दोनों अलग अलग होंगे, ताकि गवर्नेंस में कोई भी रिलीजियस इंटरफेरेंस ना हो सके। पहले तो यही था ना कि जो क्लर्जी पीपल्स वगैरह थे, ये धर्म की चीजों को ही प्रमोट कर रहे थे। इन्होंने तो इंस्टीट्यूट्स में भी डिक्लेयर कर दिया था कि स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं, यहाँ पर भी सिर्फ धर्म से रिलेटेड ही पढ़ाई कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पावर थी, ये ऐसे कर सकते थे। लेकिन बोल्शेविक ने इस चीज को अबॉलिश करते हुए जो गवर्नेंस है और जो धर्म है, मीन्स जो चर्च के लोग हैं, चर्च के जो ग्रुप्स थे, इनको अलग कर दिया, ताकि गवर्नेंस में किसी तरह का कोई भी रिलीजियस इंटरफेरेंस ना हो, किसी को भी धर्म के आधार पर ना ही ज्यादा प्रिविलेजेस मिले और ना ही उसे नेग्लेक्ट किया जा सके। आया समझ? सेकंड देखो क्या चेंज था, मेंस और जो विमेंस थी, इनको बराबरी के अधिकार दिए गए। कहा गया कि कानून की नजर में दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब अब औरतों को भी वही कानूनी और सामाजिक राइट्स मिलेंगे जो कि मेल मेंबर्स को दिए जाते थे, जैसे कि काम करने का, प्रॉपर्टी रखने का और स्पेशली जो है वोट देने का राइट भी अब वुमेन्स को मिलने लगा था। मतलब जो राइट्स, जो हक पहले सिर्फ मेल मेंबर्स को दिए जाते थे, वो सारे हक अब वुमेन्स को भी मिलने लगे थे। आगे देखो थर्ड रिफॉर्म क्या था हमारा, मैरिज और डिवोर्स सिस्टम में चेंज होना। क्या मतलब है, शादी को अब एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया था। क्या मतलब, पहले कैसे होता था कि सिर्फ रिलीजियस सेरेमनीज हो गए, मीन्स चर्च में जाके आपने वो प्रीस्ट जो 4-5 प्रोमिसेस कराता है वो हो गए, बस जी अब आपकी शादी हो गई। और डिवोर्स लेना है तो ऐसे बोल दिया कि आज से हम अलग, और ये डिवोर्स हो गया। तो अब ये सारी चीजों को चेंज कर दिया गया था। अब अगर आपको शादी करनी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और अगर अब आपको डिवोर्स लेना है तो भी आपको कानून के तहत ही डिवोर्स मिल सकता है।
यानी आपको शादी करनी है तो भी आपको कानूनन शादी करनी पड़ेगी, और अगर अब आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड या वाइफ से अलग होना चाहते हैं तो वो भी अब आप सिर्फ कानूनी तौर पर ही हो सकते थे। आगे देखो लास्ट क्या दिया गया है हमें, एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से चेंज किया गया, क्या है इसमें देखो, सभी के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी के लिए एजुकेशन फ्री कर दी गई, और सिलेबस में जो सोशलिस्ट के आइडियाज थे इनको इंक्लूड किया गया ताकि सब लोग इक्वालिटी, कोऑपरेशन और सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को समझ सके। आया समझ? तो स्टूडेंट्स, अक्टूबर रिवॉल्यूशन ने सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी ही नहीं बल्कि सामाजिक जीवन जो हमारी डेली लाइफ थी उसको भी पूरी तरह से चेंज करके रख दिया था। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें टॉपिक, विड्रॉल फ्रॉम द वॉर। तो स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद, वो था रशिया का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकलना। चलो देखते हैं क्या है इसमें हमें जर्मनी के साथ जो हमने ट्रीटी करके अपना नाम ऑफिशियली वापस लिया था उसके बारे में बताया गया है। क्या हुआ था देखो, जब लेनिन और बोल्शेविक ने सरकार संभाली, मतलब सारा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथों में लिया, तब रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन देश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी वॉर के चलते। लोग भूख से मर रहे थे, इकोनॉमी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी, और सोल्जर्स भी लड़ाई से थक गए थे जिसकी वजह से वो लोग डिजर्ट भी कर रहे थे। इसीलिए लेनिन ने, बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर है लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, इसने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है शांति बनाए रखने का, ताकि देश को फिर से खड़ा किया जा सके, देश की इकोनॉमी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इसलिए मार्च 1918 में रशिया ने जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव। इस ट्रीटी के बाद रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अपना नाम ऑफिशियली बाहर निकाल लिया। इस डिसीजन का एक बड़ा फायदा ये भी था कि अब सरकार अपना पूरा ध्यान देश की रीबिल्डिंग पर लगा सकती है, मतलब अब अपना पूरा फोकस कंट्री की डेवलपमेंट में लगा सकती है, जैसे कि इकोनॉमी को संभालना, लैंड रिफॉर्म्स करना, लोगों की लाइफ, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। अपना पूरा फोकस अब गवर्नमेंट इन चीजों में लगा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रीटी, ये एग्रीमेंट रशिया के लिए एक तरह से एक बिगनिंग थी जिसमें उन्होंने वॉर को छोड़ दिया और अपने देश को सुधारने का एक नया रास्ता चुन लिया था। आगे देखो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दिया गया है, अपोजिशन एंड सिविल वॉर। तो बच्चों, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ आसान नहीं था। लेनिन और बोल्शेविक पार्टी को सारी पावर मिल चुकी थी, देश पर पूरी तरीके से कंट्रोल बोल्शेविक पार्टी का था, लेकिन सब लोग इस नई सरकार से खुश नहीं थे। क्या मतलब, देखो बहुत सारे ग्रुप्स थे ऐसे जिन्होंने बोल्शेविक्स के रूल्स का विरोध किया, बोल्शेविक्स की जो पॉलिसीज थी, जो उनके लॉज, कानून वगैरह थे, उसका विरोध किया, जो कि पुराने नोबल्स, लैंडलॉर्ड और मेंशेविक जो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे, ये लोगों का मानना था कि मोनार्की यानी जो पुराना सिस्टम है वही वापस आ जाए, जैसे पहले होता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का रूल हो, मेल्स को ही सारे राइट दिए जाए, जो प्रॉपर्टी होल्डर्स, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन्स हैं, सिर्फ उन्हें वोटिंग का राइट मिले, उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर हो, जैसी जो पुरानी सोच थी वही सारी चीजें वापस आ जाए। और इसी वजह से रशिया में एक सिविल वॉर भी शुरू हो गया था, जो कि 1918 से 1920 तक चला था। इस वॉर में भी दो फेज थे, मींस दो तरीके की बातें थी। एक तरफ थी रेड आर्मी जो कि बोल्शेविक को सपोर्ट कर रही थी, और दूसरी तरफ थी व्हाइट आर्मी जो मेंशेविक्स थे, जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे। सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी क्योंकि बाहर के देश भी व्हाइट आर्मी की मदद कर रहे थे। वो भी नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म फैल जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन
इन सब के बावजूद भी रेड आर्मी यानी जो बोल्शेविक्स के फेवर में जो लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी थी। एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और लोगों के सपोर्ट से बोल्शेविक्स ने सिविल वॉर को जीत लिया और पूरे रशिया पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। तो बच्चों, सिविल वॉर रशिया के लिए एक टेस्ट की तरह था जिसमें बोल्शेविक्स ने ये प्रूव कर दिया था कि अब रशिया में जो नई सोशलिस्ट गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से अपना कदम जमा चुकी है। कोई भी इनका अपोज, कोई भी इनके खिलाफ अब नहीं कच कर सकता। बाकी सिविल वॉर से रिलेटेड कि कैसे कैसे वॉर हुआ और कैसे मेंशेविक्स ने प्रोटेस्ट वगैरह किए, क्या कुछ था, ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो जो टॉपिक हम कर रहे थे इसका ओवरव्यू, एक समरी देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा क्या था कि इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में सब कुछ बदल गया था। जो देश, जो कंट्री पहले एक मोनार्की था जहां जार किंग के पास सारी पावर थी, अब वो बन गया था एक सोशलिस्ट स्टेट जिसका बेस था इक्वालिटी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन और वर्कर कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब कि अब ना कोई राजा था, ना ही कोई जागीरदारी सिस्टम, अब हर चीज लोगों के हाथ में थी, लोगों के लिए थी। जो जमीन थी वो भी पीजेंट्स में बांट दी गई थी। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज पर अब कंट्रोल वर्कर और जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ग्रुप यानी सोवियत, इनके पास आ गया था। और इसी बदलाव के साथ साथ सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का जन्म हुआ, जो कि दुनिया का पहला सोशलिस्ट देश बना। तो बच्चों, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो मूवमेंट था, ये सिर्फ रशिया के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबली पूरी दुनिया के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं से सोशलिज्म का जो सफर है वो सच में शुरू हुआ था। और इसके साथ हमें एक मैसेज भी मिला कि अगर सब लोग एक साथ होकर कुछ काम करें तो उस चीज को बदलना कंफर्म पॉसिबल है, वो चीज जरूर बदली जा सकती है। आ गया समझ? तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कैसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया एक सोशलिस्ट स्टेट बन गया। सोशलिस्ट स्टेट बनने के बाद वहाँ पर क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और कैसे उनको रिजॉल्व किया गया, ये सब हमने आज अपने इस टॉपिक में कंप्लीट किया। लेकिन ये स्टोरी हमारी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। अभी हमने जो मिड में एक टॉपिक किया था सिविल वॉर, कल हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा रशिया पे। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।